कभी कभी घर की चारदीवारी में सबसे बड़ा धोखा अपनों के नाम पर होता है, जहाँ प्यार की जगह स्वार्थ और आशीर्वाद की जगह ताने मिलते हैं। रिश्ते तब और जटिल हो जाते हैं जब भावनाएं हथियार बना ली जाती हैं और सच्चाई को छुपाने के लिए आंसू नकली बना दिए जाते हैं। जब आपको पता था कि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? देखिए ना, आपके ही घर में मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। लगता है जैसे मैं इस घर के लिए कुछ हूं ही नहीं। इतना कहकर सुनंदा जी अपने नकली आंसू पोंछने लगी। वो अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर के आगे खड़े होकर जोर जोर से ये बातें बोल रही थीं, ताकि ऑफिस से घर आया उनका बेटा गोविंद बाहर से ही सब सुन ले। हुआ भी कुछ ऐसा ही। गोविंद माँ की बातें सुनकर परेशान हो गया। वो जल्दी से घर के भीतर आया और माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछने लगा, माँ क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? वो अपनी सूखी आंखों को रगड़ते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, तू सुनकर कर भी क्या लेगा? अब तेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, तो कौन मेरी बातों को महत्व देगा? किसे मेरी परवाह है? इतना कहकर वो सोफे पर जाकर दूसरी ओर मुंह घुमाकर बैठ गई। गोविंद परेशान हो गया कि आखिर उसकी माँ को तकलीफ क्या है। वो फिर से माँ के घुटनों के पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, माँ तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। पापा के जाने के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। फिर तुम किस बात के लिए रो रही हो? सुनंदा जी घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहने लगी, मेरी ही किस्मत खराब है बेटा, जो मुझे बुढ़ापे में ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। गोविंद अब थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, माँ तुम बताओ तो सही कि बात क्या है? वो कहने लगी, मुझसे क्या पूछता है? जा अपनी पत्नी से पूछ। तू तो उसे बहुत प्यार करता है ना, फिर वो तेरे पीठ पीछे मेरे साथ बदतमीजी क्यों करती है? गोविंद हैरानी से माँ का चेहरा देखने लगा। वो कहने लगा, हुआ क्या है? पूरी बात तो बताओ। तब वो कहने लगी, मैंने बहू से खाना मांगा तो वो कहने लगी कि मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपको खाना परोस कर दूँ। तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है ना, शायद इसीलिए अब इस घर में मेरा सम्मान कम हो गया है। इतना कहकर वो फिर से मुंह से हू की आवाज निकालकर रोने लगी। उन्हें अच्छे से पता था कि गोविंद की कमजोर नस कैसे दबानी है। स्वर्गवासी पिता का नाम सुनते ही गोविंद का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो तमतमाते हुए कमरे में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। उसकी पत्नी भरी गर्मी में कंबल ओढ़कर बिस्तर में पड़ी हुई थी। वो उसके पास आया तो उसका निस्तेज पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर हैरान रह गया। वो कहने लगा, अरे लतिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लतिका माँ बनने वाली थी। ऐसे समय में उसे बीमार देखकर गोविंद काफी घबरा गया। तभी पीछे से सुनंदा जी कमरे में घुसते हुए बोली, देख रहा है तू इसके नखरे? तेरी डांट से बचने के लिए ये बीमारी का बहाना बना रही है। गोविंद ने पास जाकर लतिका के माथे को छूकर देखा तो उसका माथा बुखार से गर्म तवे के समान तप रहा था। उसे तेज झटका लगा। लतिका तो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। वो तुरंत ही लतिका को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागा। पीछे से सुनंदा जी का खून गुस्से के मारे खौलने लगा। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने तुरंत ही उसे एडमिट करके उसका इलाज शुरू कर दिया। गोविंद अपना सिर पकड़कर एक कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि लतिका की तबीयत इतनी खराब थी, फिर भी माँ मुझे उसके खिलाफ भड़का रही थी। उधर सुनंदा जी अलग ही गुस्से में थीं कि मैंने इतना ड्रामा किया लेकिन बेटे ने तो बहू को कुछ बोला ही नहीं, उल्टा उसे अस्पताल में लेकर एडमिट करवा दिया। अब घर के सारे काम सुनंदा जी को करने पड़ रहे थे तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने हमेशा घर में अपने ही चलाने की कोशिश की थी। इसके लिए वो पैंतरे आजमाती थी जिससे कि घर में उनकी ही सत्ता बनी रहे। वो जानबूझकर गोविंद के सामने बहू का नाम लेकर रोना धोना मचाती रहती थी ताकि गोविंद हमेशा अपनी पत्नी को डांटता फटकारता रहे।
और पति पत्नी के रिश्ते में एक निश्चित दूरी बनी रही। शुरुआत में भी वो अपने स्वर्गवासी पति का नाम लेकर गोविंद को बहुत बार बेवकूफ बना चुकी थी। आज भी शायद गोविंद अपनी पत्नी को ही डांट लगा देता, लेकिन पत्नी की ऐसी हालत देखकर गोविंद सोचने पर मजबूर हो गया कि माँ घर में ही थी, उन्हें भी तो पता होगा कि लतिका की तबीयत खराब है, लेकिन माँ तो अलग ही झगड़ा करवाने की फिराक में थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था कि पापा का नाम लेकर उसकी माँ उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। खैर, डॉक्टर ने बताया कि अभी लतिका खतरे से बाहर है, लेकिन उसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब गोविंद ने माँ का ऐसा रूप देख लिया था कि उसे पत्नी के लिए थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए वो अस्पताल से सीधे उसके मायके पहुंचा आया। जब सुनंदा जी को ये सब पता चला तो वो मुंह बनाते हुए कहने लगी, बेटा, बहू को अभी 5वां महीना ही लगा है, अभी से वो मायके में आराम करेगी तो घर के काम कौन करेगा। गोविंद रुखाई से बोला, माँ, वैसे भी उससे आपको बहुत सारी शिकायतें थी, तो उसे वहीं पर रहने दो। मुझे भी ऑफिस से आकर रोज किचकिच नहीं सुननी। दो टूक जवाब देकर वो अपने काम में लग गया तो सुनंदा जी जल भुनकर रह गईं। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि उनकी मर्जी के बिना बहू मायके में कैसे आराम कर रही है। खैर, गोविंद माँ की असलियत समझ गया था, इसलिए अब उसने भी तय कर लिया था कि वो अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। उधर लतिका को तो मायके में आराम मिल रहा था, लेकिन इधर सुनंदा जी घर के काम कर करके बहुत चिढ़ी हुई थी और वो सोच रही थी कि एक बार बहू आ जाए फिर सारी कसर निकाल लूंगी। 9 महीने बाद लतिका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद 1 महीने के अंदर ही वो ससुराल वापस आ चुकी थी, क्योंकि अब वो भी अपने पति से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहना चाहती थी। अब सुनंदा जी बहू को परेशान करने के और नए नए बहाने ढूंढने लगी थी। वो उसके बच्चे को भी नहीं संभालती थी और उसे एक ही समय में ज्यादा काम बताकर परेशान कर देती थी, लेकिन फिर भी लतिका सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी, क्योंकि उसने सुनंदा जी से कोई उम्मीद ही नहीं रखी थी कि वो उसकी मदद करेंगी। लेकिन काम का बोझ बढ़ाकर वो बहू की परेशानियां जरूर बढ़ा देती थी। एक दिन लतिका बेटे को कमरे में सुला रही थी, तभी सुनंदा जी आकर कहने लगी, बहू, अपना सारा पर्सनल सामान इस रूम से निकाल लेना। वो क्या है ना कि मेरे भैया किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमारे शहर में ही आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि वो हमारे घर पर ही रुक जाएं। उनका काम लगभग साल भर तक चलने वाला है, तो वो यहीं पर रहेंगे। हमारे घर में कोई और कमरा तो है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि वो तुम्हारे ही कमरे में रहेंगे। तुम ये कमरा खाली कर दो और स्टोर रूम में चली जाओ। लतिका हैरानी से बोली, लेकिन माँ जी, स्टोर रूम तो बहुत छोटा है, उसमें हम लोग कैसे रहेंगे। तो वो कहने लगी, तुम अपने बेटे के साथ तो आराम से रह सकती हो ना। एक पुराना फोल्डिंग पलंग स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, उसे साफ करके बिछा लेना। अपने बेटे के साथ वहां आराम से रहना। गोविंद तो अपने मामा जी के साथ इसी रूम में रह लेगा, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर लतिका हैरान रह गई। सुनंदा जी ऑर्डर मारते हुए कहने लगी कि 2 दिनों के अंदर ही कमरा खाली कर देना। लतिका विरोध भरे स्वर में बोली, माँ जी, मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी। छोटे बच्चे के साथ मुझे दिक्कत हो जाएगी। आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हैं? तब सुनंदा जी मुंह बनाते हुए बोली, बहू, अब ये पूरा घर तो तुम्हारा ही है, और जब मैंने कह दिया कि पूरा घर तुम्हारा ही है, तो तुम स्टोर रूम को अपना कमरा क्यों नहीं मान सकती? लतिका भी दृढ़ स्वर में बोली, मम्मी जी, आप चाहे कुछ भी कहिए, मैं स्टोर रूम को अपना कमरा कभी नहीं मानूंगी। तब सुनंदा जी उसे गुस्से से घूरने लगी और मन ही मन सोचने लगी, गोविंद को आने दो, तब बताती हूँ। शाम को जब गोविंद के आने का समय हुआ, तब बाहर जैसे ही गोविंद की बाइक की आवाज आई, तो सुनंदा जी फिर से पति की तस्वीर के सामने खड़ी हुई और आंखों में आंसू लाते हुए रोने लगी कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अब इस घर में मेरे मायके वालों का भी कोई सम्मान नहीं है। गोविंद के कानों में आवाज पड़ चुकी थी। वो समझ गया था कि फिर से कोई तमाशा होने वाला है। वो घर के भीतर आया तो उसकी माँ रोते हुए कहने लगी, बेटा देखो ना, तुम्हारे मामा जी इसी शहर में काम करने के लिए आने वाले हैं। मैंने बहू से कहा कि वो उनके लिए अपना कमरा खाली कर दे, तो वो मुझे इनकार कर रही है।
अगर तुम्हारे पापा इस दुनिया में होते तो कभी भी मेरा इतना अपमान ना होता। इतना कहकर वो सिसकने लगी। तो गोविंद खींच उठा और कहने लगा, माँ अगर पापा इस दुनिया में होते तो आपको ही डांटते, घर की बहू से कमरा छीनकर मेहमानों को थोड़ी ना देते। मामा जी अगर इस शहर में आ रहे हैं तो वो अपनी व्यवस्था अलग से करके आ रहे होंगे। उनकी कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट मिला है तो उन लोगों ने उनके रहने का इंतजाम किया होगा ना। आपको अपनी बहू का कमरा खाली करवाने की क्या जरूरत है? बेटे के स्वर में विरोध महसूस करके सुनंदा जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अब तो वो और भी जिद पर अड़ गई और कहने लगी, नहीं, मेरे भैया मेरे शहर में आएंगे तो मेरे घर में ही रहेंगे। गोविंद उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए बोला, माँ ये 1-2 दिनों की बात नहीं है, इतने ज्यादा लंबे समय के लिए हम इतना एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अब घर में ज्यादा कमरे नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? स्टोर रूम में तो मेहमानों को भी नहीं रखा जा सकता। कोई भी मेहमान आता है तो हम थोड़े दिनों तक एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इतने समय तक के लिए कोई एडजस्ट नहीं कर सकता। लेकिन सुनंदा जी रोते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है तो तुम मेरी बात क्यों मानोगे? गोविंद झुंझलाते हुए कहने लगा, तो ठीक है माँ, मैं एक काम करता हूँ, कहीं किराए का मकान देखकर साल भर के लिए वहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। तुम आराम से मामा जी को घर में रखो। इतना कहकर वो अपने रूम में चला गया। तो सुनंदा जी खड़ी रह गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गोविंद कभी इतनी बेरुखी भी दिखा सकता है। वो तो सोचती थी कि पति के नाम का रोना रोकर वो गोविंद से हर बात मनवा लेंगी, लेकिन गोविंद देख चुका था कि उसकी माँ हर सही गलत बात में उसके स्वर्गवासी पिता के नाम का सहारा लेती हैं, और ये बात उसे भीतर तक पीड़ा पहुंचा गई थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि अब वो पिता का नाम बीच में आने पर भी कभी माँ की गलत बातों में उनका साथ नहीं देगा। खैर कुछ दिनों तक तो सुनंदा जी बेटे बहू से मुंह फुलाकर रही, लेकिन रहना तो आखिर उन्हें बेटी बहू के साथ ही था, तो वो धीरे धीरे सामान्य हो गई। लेकिन अब उन्हें ऐसा सबक मिला था कि कभी भी पति के नाम का रोना रोकर वो बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि बेटे ने एक झटके में ही उन्हें ये बात समझा दी थी कि अगर उन्होंने कभी भी घर का माहौल खराब करने की कोशिश की तो वो घर छोड़कर भी जा सकता है। झूठ, भावनात्मक दबाव और स्वार्थ से रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश आखिरकार अकेलापन और पछतावा ही देती है। सम्मान और अपनापन मजबूरी से नहीं, सच्चाई और समझदारी से पनपते हैं। और सुनंदा जी को आखिरकार ये सबक मिल गया कि जो रिश्ता छल से चलता है वो अंत में अकेलापन ही देता है।